हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू एसके इजी केमिस्ट्री। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक बॉन्डिंग। तो लोअर क्लासेस या जब भी हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग के बारे में बात की है, हमेशा एक ही एग्जाम्पल लिया है, वो है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। सबने मतलब जितने भी टीचर्स ने बताया है कि फ्लोरीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब उसके पास लोन पेयर होते हैं। बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। फिर फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल को दे दिया, हो गया हमारा बैक बॉन्डिंग। तो ये सुनते ही लगता है कि हाँ बहुत आसान है, फिर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो नॉर्मल जैसे नहीं लगते कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, बट हो जाती है उसमें बैक बॉन्डिंग, ठीक है। सो बैक बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी स्पीशीज में बॉन्डिंग ही क्यों होती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग के लिए जैसे मतलब अर्थ में जितने भी स्पीशीज होती हैं, एटम्स ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, कुछ भी, या नॉन लिविंग लिविंग, वो सारे के सारे क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के टर्म्स में स्टेबिलिटी क्या होती है कि उसके ऑक्टेट हमेशा क्या हो, कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने मतलब है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके नियर जो नोबेल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो, राइट। तो स्टेबिलिटी के वजह से वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग, तो बैक बॉन्डिंग हम स्टार्ट करेंगे आप ही के फेवरेट एग्जाम्पल से, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है। सो बैक बॉन्डिंग होती किस में है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी में, ठीक है, या कंपाउंड में। ओके, ये क्या होता है, एक एसिड बेस इंटरैक्शन होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी किसे बोलते हैं, जिनके ऑक्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 8 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या होती हैं, वैकेंट ऑर्बिटल should be present on one atom and lone pair present at adjacent atom। adjacent atom मतलब बगल वाले एटम में, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी एटम है, एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, फिर उसके बाद कोई एटम है और उसके बाद कोई एटम है, तो एक एटम छोड़ के अगर कोई लोन पेयर या वैकेंट ऑर्बिटल आ रहे हैं तो वहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो लेस देन 8 होता है उसका ऑक्टेट, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। दूसरी चीज कि किन किन ऑर्बिटल्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है, तो 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई या फिर 2p पाई 3d पाई, ठीक है। और सबसे पुअर ओवरलैपिंग या बैक बॉन्डिंग होती है 3p पाई 3p पाई में। तो इससे आपको इस ऑर्डर को देख के आपको पता लगना चाहिए कि सब में 2p पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट होना जरूरी है। बैक बॉन्डिंग के लिए 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई एंड 3p पाई 3p पाई में सबसे पुअर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। सो देखिए, बैक बॉन्डिंग से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। हम इससे कार्बीन्स के बारे में भी पता करते हैं, जैसे कि सिंगलेट कार्बीन है, ये स्पीशीज
ट्रिपलेट कार्बीन है या उसकी बॉन्ड एंगल क्या है, ठीक है, हेलो फॉर्म की एसिडिटी भी बताते हैं। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम बैक बॉन्डिंग से हम सॉल्व करते हैं। जनरली क्या करते हैं बच्चे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का नाम सुन करके इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है, सही बोल रही हूँ कि नहीं, छोड़ देंगे। फिर क्या होंगे, हर बार हर क्वेश्चंस जितनी बार भी पेपर आते हैं, अगर वो केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बैक बॉन्डिंग कभी मत छोड़ के जाओ, ब्रिज बॉन्डिंग कभी मत छोड़ो, बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट कभी मत छोड़ो। ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो सब हमेशा क्वेश्चंस में छुपे हुए होते हैं। आप समझ नहीं पाते हो कि इसमें बैक बॉन्डिंग होने वाली है, लेकिन बैक बॉन्डिंग होती है वहां पे, ठीक है। फिर ये मत कहना मैम ने बताया नहीं। तो पहला एग्जाम्पल तो आपका फेवरेट है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले देखते हैं बोरॉन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या होता है, बोरॉन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। इसको ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। ये क्या है 2s, क्या है 2px 2py एंड 2pz। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, एक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, 2 भर दिया, 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 भर दिया, ठीक है। अब जब ये बोरॉन ग्राउंड स्टेट में जाएगा, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1 एंड 2p2। इसको फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को। यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 2s है, ये क्या है 2px 2py एंड 2pz, राइट। अब क्या है, यहाँ पर एक s है 2p है, एक s 2p है। जब इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी तो क्या बनेगा 3sp2। क्या बनेगा 3sp2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया इसलिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और यहाँ पर एक s और 2 p है तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है इनका। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने 3, ठीक है। तो देखो यहां मान लो कि ये बोरॉन है और बोरॉन के क्या है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बोरॉन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सारे के सारे जितने भी हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही फ्लोरीन ने देखा वैसे ही बोरॉन के पास दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने क्या कर दिया, बॉन्डिंग बना लिया। किसके साथ, बोरॉन के साथ। इधर भी आया और इधर भी आया, ठीक है। अब क्या है, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पार्टिसिपेट कर देता है और फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। ये क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे जो बोरॉन है, यहाँ पे जो बोरॉन है वो तो अभी सेक्सटेट ही है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड होता है ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जितने भी लेविस एसिड होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और जितने भी लेविस बेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। तो BF3 BBR3 या जितने भी ऐसे स्पीशीज जिनका इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट है उनमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होते हैं वो लेस देन 8 हो, 8 से कम हो, वो सारे के सारे क्या कहे जाएंगे लेविस एसिड, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ओके। तो इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग होती है। क्यों, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल या स्पीशीज होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं, और केमिस्ट्री में वही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नोबेल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्या यहाँ पर
नोबेल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ये क्या है, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होती है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अभी आगे प्रूफ देंगे कि यहाँ बैक बॉन्डिंग होने का क्या सबूत है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जस्ट देखो, ये क्या है, बोरॉन, क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अब इसके पास क्या है, एक ऑर्बिटल्स हैं जो वैकेंट है। ठीक है, अब क्या है, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका बैक बॉन्डिंग होता कैसे है वो हम देखते हैं। ठीक, देखो, ये रहा बोरॉन, बोरॉन के पास है एक वैकेंट ऑर्बिटल है, एक यहाँ फ्लोरीन है, एक यहाँ फ्लोरीन और एक यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है और आपको पता है फ्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर होता है। ठीक है, क्या है, समझो लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर कहाँ देगा, बोरॉन को देगा। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन ने लोन पेयर को बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाला, वैसे ही यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, एफ बी, डबल बॉन्ड एफ एंड एफ। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन ने एक्सेप्ट किए यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रेजोनेंस भी हो सकता है, ये यहाँ पर चला जाए, ऐसे ही ये यहाँ आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है ऐसे। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, मतलब कि ये बोरॉन जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये यहाँ से भी लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से भी लेता है, यहाँ से भी लेता है। अब बात आती है प्रूफ की, कि प्रूफ क्या है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हुई। तो देखो, जो प्रैक्टिकली, एक होता है प्रैक्टिकली मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरा जो थ्योरेटिकल था। ठीक है, तो अगर हम थ्योरेटिकल देखें कि जो BF, बोरॉन और फ्लोरॉन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 1.57 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन पाया कितना गया, 1.30 एंगस्ट्रॉम। होना कितना चाहिए था, 1.57, लेकिन पाया कितना गया, 1.30। ऐसा क्यों, देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एक और प्रूफ, दूसरा प्रूफ ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है BF3 का, होना कितना चाहिए था, 1, लेकिन हो कितना पाया गया, ग्रेटर देन 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। ये एक क्या है, प्रूफ है किसका, बैक बॉन्डिंग की। अगर मान लो कि बैक बॉन्डिंग नहीं हुई होती तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता, बॉन्ड लेंथ कितना होता, 1.57 एंगस्ट्रॉम, लेकिन कितना निकला, 1.30। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
BCl3, ठीक, BCl3 का प्रूफ देखो। नॉर्मल जो हम लोगों ने प्रैक्टिस मतलब थ्योरेटिकल होना चाहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए BCl3 की, 1.85 एंगस्ट्रॉम का अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने किया कितना पाया, 1.75 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहां पर कितना था, 1.57 होना चाहिए और पाया कितना गया, 1.30। और यहाँ पे 1.85 होना चाहिए था, कितना मिला हमें, 1.75। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे 1.57 और यहाँ 1.30 के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू BCl बॉन्ड। ऐसा क्यों, इसका कारण है एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 2p पाई ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग या स्टेबल स्पीशीज होती है इन कंपैरिजन टू 2p पाई 3p पाई। क्योंकि BCl3 में क्या होता है, 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, और BF3 में क्या होता है, 2p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और हमारा जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है वो ये है। तो इसका मतलब है कि जो BF3 होती है वो बहुत अच्छा बैक बॉन्डिंग करती है, भर भर के बैक बॉन्डिंग होगी। लेकिन BCl3 में BF3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। क्यों, ड्यू टू साइज। देखो कोई भी स्पीशीज होती हैं वो अगर वो हाइब्रिडाइजेशन या इंटरमिक्सिंग कर रही हैं तो वो उन्हीं के साथ अच्छा इंटरमिक्सिंग कर पाएंगी जिनकी साइज क्या हो, लगभग सिमिलर हो। हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि उनकी जब कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब इंटरमिक्सिंग होती है तो उनकी साइज क्या हो, इक्वल एनर्जी की हो और उनकी साइज भी क्या हो, नियरली सेम हो, तब जाके उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होगी और उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो BF3 में देखो इसके भी 2p पाई ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया और इसके भी 2p पाई ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। वैसे ही BCl3 में आपको पता है बोरॉन का कितना होता है, 1s2 2s2 एंड 2p1। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। और क्लोरीन में आपको पता है 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक पूरा फिल होते हैं। मतलब ये पार्टिसिपेट क्यों करेंगे, जब उनके ऑक्टेट्स कंप्लीट है तो 3p5 होता है। और 3p5 में क्या है, एक ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है। तो यहाँ पे 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे 2p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग होती कैसे है, देखो एक चीज और कि बैक बॉन्डिंग होती कैसे है। देखो जो बोरॉन के पास क्या था, एक वैकेंट ऑर्बिटल था, ठीक है, और फ्लोरीन के पास क्या था, लोन पेयर थे। अब आपको पता है कि जहां पर लोन पेयर होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, नेगेटिव फील्ड का जैसा बिहेव करता है, नेगेटिव फील्ड यहाँ जनरेट होता है। और जहां पे पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो एक पॉजिटिव फील्ड का क्या करता है, जनरेशन करता है। तो ये पॉजिटिव फील्ड ये नेगेटिव फील्ड के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है। जब इंटरैक्शन हो जाता है तो वहां पे बैक बॉन्डिंग होती है। जब ये इंटरैक्शन किया, इसने देखा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये दानवीन कण बन गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसे दान दे दिया, ठीक है। हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे BCl3 हमने BF3 का देख लिया, 2p पाई बैक बॉन्डिंग हुई। BCl3 पे इसमें भी वही 2p पाई, बोरॉन के 2p पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे क्लोरीन के 3p पाई ऑर्बिटल्स के साथ, क्योंकि क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इसका क्या है, इसका जो ऑर्बिटल्स है वो फिल्ड नहीं है, अनफिल्ड है। तो ये 2p पाई इस 3p पाई के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि बोरॉन की साइज इतनी है और फ्लोरीन की साइज भी करीब करीब इतनी है, तब इसने अच्छे से क्या किया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की। लेकिन अगर क्लोरीन की अगर हम बात करें,
बोरॉन की साइज इतनी है तो क्लोरीन की साइज इतनी है, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की, फिर भी इन कंपैरिजन टू BF3 उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं की इसने। BCl3 थोड़ा सा साइज में बड़ा है, बट चलो ओके है कि इसने कर लिया, ठीक है, बैक बॉन्डिंग कर ली। लेकिन अगर हम BBr3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, BBr3 की, कि ये क्या है, हमारा बोरॉन है, तो BBr3 इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, तो उस ये बिल्कुल भी बेकार है। छोटा सा इतू सा क्या है, बोरॉन है, इतना बड़ा ब्रोमीन कैसे करेगा, नहीं कर पाया बैक बॉन्डिंग, मतलब BBr3 में नहीं होगी। अगर यहाँ ये क्या है, बोरॉन है, और आई की बात करते हैं तो और भी बड़ा साइज हो गया है, तो क्या इसमें कैसे बैक बॉन्डिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक्सटेंट ऑफ अगर हम बैक बॉन्डिंग देखें तो BF3 की सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है, देन BCl3 की बैक बॉन्डिंग, देन BBr3 की बैक बॉन्डिंग एंड देन BI3, ठीक है। जनरली होता तो नहीं है BR3 और BI3 में, लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये होता है ऑर्डर ड्यू टू साइज, ओके। तो हम ढेर सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। देखो BF3, BCl3, BBr3 का एग्जाम्पल तो हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं BH3 की। देखो क्या BH3 में बैक बॉन्डिंग होगी, चेक कर लेते हैं। क्या है, B है, H H H, ठीक है। तो देखो B के पास तो एक वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन क्या H के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब H के पास क्या लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है CH4 का। इसमें देखो कार्बन के पास क्या है, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और चारों के चारों वैलेंसी क्या है, फिल्ड है, मतलब चारों के चारों बिजी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बात ही खत्म यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं CF4 का। CF4 का कार्बन के पास कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो हो गया, ये भी बैक बॉन्डिंग नहीं शो करेगा, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल NCl3, NF3 का पहले देख लेते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है और कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। 6 देखो NCl3, NCl3। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, 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 और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, ठीक है, यहाँ क्या है, लोन पेयर। अब आपको पता है कि क्लोरीन के पास एक 3D ऑर्बिटल्स होते हैं जो वैकेंट होते हैं हमेशा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ चला जाए और बैक बॉन्डिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। NCl3 में भी बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, इसका कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दोनों ही की दोनों सेम होती है, मतलब करीब करीब नाइट्रोजन की भी 3 होती है और क्लोरीन की भी 3 होती है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग उन स्पीशीज के बीच में होगी जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं NCH3 का थ्राइस, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, बट CH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली है, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं NSiH3 का होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक होता है N, यहाँ पे SiH3, SiH3 और यहाँ पे SiH3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, आपको पता है। अब सिलिकॉन में देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होती है, ठीक है। तो 3p आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक 3D ऑर्बिटल भी यहाँ पे
क्या होगा, वैकेंट होगा। मतलब क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये अपने लोन पेयर को यहाँ दे देगा और क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और नाइट्रोजन और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं OF2 का। OF2 तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, आपको पता है, और इसके पास क्या है, फ्लोरीन और क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर, दोनों के पास लोन पेयर, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसी तरह OH2 का भी होता है। O के पास क्या होता है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, ना ही वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। तो बैक बॉन्डिंग से हम केवल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी बैक बॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे एक और क्वेश्चन बनते जो मैं लास्ट में कराऊंगी कि BF3 मोनोमर फॉर्म करता है जबकि AlCl3 डायमर फॉर्म करता है, ऐसा क्यों। ठीक है, बोराजीन की भी बैक बॉन्डिंग होती है, कैसे होती है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले अब हम देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे AlCl3। अब यहाँ पर बताओ बैक बॉन्डिंग होगी या, ये तो अभी डाइमर फॉर्म करता है, पर ऐसे बताओ बैक बॉन्डिंग होगी तो क्यों नहीं होगी, या होगी कैसे होगी बताओ। तो देखो AlCl3 में क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर है, बट नहीं होती है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं और आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग नहीं करती है। तो एक कंडीशंस है बैक बॉन्डिंग के लिए, जितनी भी हम स्पीशीज लेते हैं वो सारे के सारे पोलर होने चाहिए। पोलर मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए कि एक बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज और एक जो जिसने ब्रेक किया उसके पास क्या हो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो। आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए, अगर आयनिक कंपाउंड है तो वहां पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, तो AlF3, AlH3, AlBr3 ये सब क्या करेंगे, ये सब आयनिक कंपाउंड है और बैक बॉन्डिंग नहीं देने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही एक कंपाउंड है SiF4। देखो SiF4, अब आपको पता है फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास क्या है, एक 3D ऑर्बिटल है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या देंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में देंगे और क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब एक चीज पढ़ते हैं, देखो जो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग वो दो तरह से हो सकती है, एक साइड एटम टू सेंट्रल एटम और एक होता है सेंट्रल एटम टू साइड एटम। मतलब जैसे इसमें देखो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, देखो ये क्या है, हमारा साइड एटम है जो साइड में होता है, और सेंट्रल में क्या है, बोरॉन है, सेंटर में बोरॉन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोरॉन जो सेंट्रल एटम है उसके वैकेंट ऑर्बिटल को दिया, तो यहाँ पर कैसे हुआ, साइड एटम टू सेंट्रल एटम हुआ कि नहीं। साइड एटम से कहाँ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेंटर एटम पे गया, तो सेंटर एटम पे गया, इसका मतलब है कि यहाँ इस टाइप का बैक बॉन्डिंग होगी। और सेंट्रल एटम टू साइड एटम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो NSiH3 का थ्राइस, इस तरह के एग्जांपल्स किसमें होंगे, इसमें सेंटर एटम टू साइड एटम। कैसे, देखो नाइट्रोजन है और ये क्या है, SiH3 और यहाँ पर भी SiH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर है और यहाँ पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसने क्या किया,
अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिया। अब ये नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, सेंटर एटम है, तो सेंटर एटम पे कहाँ गया, साइड एटम पे गया, तो यहाँ पे इस टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है। अब देखो जो साइड एटम टू सेंटर एटम है वहां पे ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बैक बॉन्डिंग की, ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो सेंट्रल एटम टू साइड एटम ऐसा है वहां पे जो ज्योमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है। ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज, ठीक है, ज्योमेट्री चेंज हो गई है। जैसे आपको पता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिख रहा है, अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और अमोनिया की जो ज्योमेट्री होती है वो कितनी होती है, sp3। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई, मतलब यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, और इसका जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया इसकी ज्योमेट्री। ओके, एक और लास्ट एग्जांपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का देखते हैं, इसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। ठीक, देखो HCF2, HCF6, सॉरी HCF4, HCF6, ठीक है। यहां पर बताओ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। देखो जेनॉन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर तो ढेर सारे होते हैं, ठीक है, इनके पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल जब प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। क्या यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग हो, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास भी लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, आप कुछ लोग कहेंगे कि सल्फर के पास 3D ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो वैकेंट होते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन दोनों एडजेसेंट नहीं है। पहली कंडीशंस है बैक बॉन्डिंग की कि वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट ऑन द वन एटम एंड लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम। यहाँ पर कोई भी एडजेसेंट एटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल SiH3 नाइट्रोजन। ये अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, और सिलिका के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, 3D वैकेंट ऑर्बिटल है। अब क्योंकि यहाँ पे जो सिलिका है, ऐसे लिख दो कंफ्यूज मत हो, अब यहाँ पे जो सिलिका है उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन और सिलिका दोनों ही क्या है, एडजेसेंट पोजीशन में। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो किसको दे देंगे अपने इलेक्ट्रॉन, सिलिका के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CF3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे बताओ वैकेंट ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है या नहीं है। तो देखो क्या है, C F F और F, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है। और आपको पता है कि फ्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, भर भर के लोन पेयर हैं, तो उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दिया, इसका मतलब है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल CF3 माइनस, ठीक है, CF3 माइनस। अब यहाँ पे देखो CF3 माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या है, कार्बन, फ्लोरीन,
फ्लोरीन फ्लोरीन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2Cl पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्लोरीन के पास आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देंगे और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार देख लो आप लोग। ये वाला एग्जाम्पल देखो, CH2Cl और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पर क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, नहीं है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली। ठीक है, अब यहाँ देखो, और वैसे भी ये क्या है, ये दोनों एडजेसेंट भी नहीं है, तो वैसे भी नहीं होने वाला। यहाँ देखो CH2 क्या है, फ्लोरीन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब हम स्टार्ट एक ये वाला देखो, CCl3 नेगेटिव चार्ज। CCl3 नेगेटिव चार्ज में देखो, कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इधर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये इतने सारे हम लोग, ढेर सारे लोगों ने एग्जाम्पल्स कर लिए। अब आते हैं एप्लीकेशंस कि हम बैक बॉन्डिंग से क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सबसे पहला है बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो आपको पता है, पढ़ चुके हो आप लोग, कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। मतलब जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, और जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं BF3 BF4 माइनस। ठीक है, तो यहां पर आप बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। देखो BF3 और ये क्या है, बोरॉन BF4। अब आप देखो कि जो BF4 माइनस है, इसके पास, बोरॉन के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब बोरॉन के पास क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करेगी, बैक बॉन्डिंग करेगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, आपने पढ़ा है, ग्रेटर देन 1 मतलब ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, जितना भी हो जाए, या 1 हो जाए या 2 भी हो जाए, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इससे तो कम होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन BF4 माइनस में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा नहीं है। लेकिन BF3 में क्या है, बैक बॉन्डिंग होगी, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बढ़ गया। क्योंकि BF3 में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, इसलिए
इसमें बॉन्ड ऑर्डर इसका ये ज्यादा है, और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इसमें ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब क्या होता है कि ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हुई है और जो हमारा बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ। एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं BOH का होल थ्राइस और BOH4 की पावर माइनस। ठीक है, देखो यहाँ पर बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर यहाँ देगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, जो एक वैकेंट ऑर्बिटल था उस पर OH आकर के जुड़ गया है, तो यहाँ पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ, क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे A का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो D से ज्यादा हो जाएगा। अगर इसमें पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, इसलिए क्या है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा tells about hybridization, shape या ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बैक बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, साइड एटम टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम टू साइड एटम। ठीक है, जो साइड एटम टू सेंट्रल एटम होते हैं उनकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, जैसे कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पे जो बोरॉन होता है वो सेंट्रल एटम का काम करता है और जो फ्लोरीन होता है वो साइड एटम होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की ने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, सेंटर एटम को दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर BF3 में अगर बैक बॉन्डिंग ना भी हुई हो तब भी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। लेकिन जब क्या हो गया, इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो गई, फिर भी उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। तो यहाँ पर क्या है, पहले भी BF3 ट्राइगोनल प्लेनर था, बैक बॉन्डिंग होने के बाद भी ट्राइगोनल प्लेनर था हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, सेंटर एटम टू साइड एटम, जैसे NSiH3 का होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो NSiH3 का होल थ्राइस है, वो अगर उसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर होगा, और आपको पता है कि जो अमोनिया होता है उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो sp3 या टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन क्या है, एन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जो है सिलिका के वैकेंट ऑर्बिटल, आपको पता है कि जो सिलिका होती है, सिलिकॉन होता है, उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 3D का वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को किसको दे दिया, सिलिकॉन को दे दिया, और क्या बना लिया, ट्राइगोनल प्लेनर। पहले क्या था, टेट्राहेड्रल था, जब इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो गई तो क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब है कि जब भी सेंटर एटम टू साइड एटम क्या होता है, बैक बॉन्डिंग, कैसे, सेंटर एटम टू साइड एटम बैक बॉन्डिंग होती है, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तीसरा अगर हम देखें वो है इफेक्ट ऑन लेविस एसिड एंड लेविस बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो जो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेविस एसिड स्ट्रेंथ का। और बैक बॉन्डिंग ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेविस बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एक बार आप लोग लिख लो, फिर बताती हूँ। देखो
एग्जाम्पल लेते हैं हम BF3, BCl3, BBr3। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि लेविस एसिड अच्छा कौन होगा। देखो सबसे पहली बात, लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने वाला है उतना ही अच्छा क्या होगा? लेविस एसिड। मतलब अगर वो कंपाउंड स्टेबल हो चुका है बैक बॉन्डिंग बना के, मतलब वो क्या हो जाएगा? पुअर लेविस एसिड। क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग बना के अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? जैसे BF3। अब देखो BF3 ने बैक बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, BF3 ने बैक बॉन्डिंग कर ली, हो गया स्टेबल, इसके पास इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट कर लिए। इसके बीच में क्या होता है? 2p पाई बैक बॉन्डिंग। BCl3 में आपको पता है 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, जबकि Br3 में क्या होती है? नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर भी कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। किसकी वजह से? साइज की वजह से। अब देखो 2p पाई बैक बॉन्डिंग कर लिया, स्टेबल हो गया, तो ये क्या हो गया? जब स्टेबल हो गया इसे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या है? एक पुअर लेविस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अब नहीं रह गया है। और लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं तो ये क्या है? लेविस एसिड बहुत ही पुअर है। BCl3 में देखो BCl3 भी लेविस एसिड है, लेकिन क्या होता है कि 2p पाई से थोड़ा सा कम अच्छा बैक बॉन्डिंग होता है। मतलब कम अच्छा बैक बॉन्डिंग, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल ही नहीं है, कम स्टेबल है, तो ये क्या हो गया? थोड़ा सा ठीक ठाक लेविस एसिड है। लेकिन अगर हम BBr3 की बात करते हैं तो BBr3 क्या होता है? इसमें बिल्कुल भी बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली, अगर होती भी है तो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। जब इसके बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं हुई इसका मतलब है कि ये स्टेबल नहीं है। जब स्टेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये एक बेटर लेविस एसिड है। बेटर लेविस एसिड मतलब किसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये ले लेगा। क्या हो गया? बेटर लेविस एसिड। तो ऑर्डर देखते हैं तो देखो BBr3 सबसे बढ़िया क्या है? लेविस एसिड, देन BCl3 है, और फिर BF3। ये है क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। BCH3 का होल थ्राइस, BOCH3 का होल थ्राइस, BOC2H5 का होल थ्राइस। अब इसमें देखो सबसे अच्छा एसिडिक कौन है? देखो BCH3, B के पास क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या है? लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब ये दोनों तो स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। जो स्टेबल नहीं है वो एक क्या है? अच्छा लेविस एसिड। मतलब कि अगर इसको हम A मान ले, ये क्या है? B है और ये क्या है? C है, तो A क्या होगा? अच्छा लेविस एसिड होगा। अब दूसरी बात, इन दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही, तो अब इन दोनों में से कौन सा अच्छा लेविस एसिड होगा? देखो लेविस एसिड में क्या होता है कि इसमें क्या करता है? जैसे भी हो रहा है डोनेशन, मतलब सेंटर एटम टू साइड एटम या साइड एटम टू सेंटर एटम हो रहा है, वो देखो पहले देखो बोरॉन क्या है? यहाँ पे सेंटर एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? साइड एटम है। तो यहाँ पे साइड एटम से सेंटर एटम में की ओर तरफ उसका इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोरॉन क्या है? BOCH3 क्या है? एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो कौन अच्छे से, मतलब कौन ज्यादा देर एक्सेप्ट कर रहा है। देखो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो OCH3 और OC2H5 में सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट देने वाला है OC2H5।
अब ये ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर रहा है, मतलब जल्दी ये एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाएगा, लेकिन OCH3 इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट में स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ये। तो ये जब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इसका मतलब है कि ये पुअर लेविस एसिड है इन कंपैरिजन टू B। तो यहाँ पे A हो गया लेविस एसिड, देन B एंड देन C। ठीक है, एक बार हम लोग लेविस बेस स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। देखो लेविस बेस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे एग्जांपल लेते हैं NCH3 CH3 CH3, और दूसरा एग्जांपल है NSiH3 SiH3 और SiH3। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पर भी क्या है, लोन पेयर। ठीक है, क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी? यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लोन पेयर है। यहाँ पर भी सिलिकॉन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल, ये वाले के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और यहाँ पर भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो लेविस बेस होता कौन है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके। अब यहाँ पर इसने पहले ही बैक बॉन्डिंग बना चुकी है, तो यहाँ पर अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये एक अच्छा लेविस बेस है। ठीक है, देखो फोर्थ, देखो एडक्ट फॉर्मेशन। एडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर होती है, एक बेटर एडक्ट वही होगा, जो एक अच्छा क्या होगा, लेविस एसिड हो, और एक अच्छा क्या हो, लेविस बेस हो। जैसे, और हाँ, एक अच्छा लेविस एसिड और एक अच्छा लेविस बेस कौन हो सकता है, हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक अच्छा लेविस एसिड वही होगा जो बैक बॉन्डिंग नहीं शो करता या पुअर बैक बॉन्डिंग दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये मान लो लेविस एसिड और इधर क्या लिखेंगे हम, लेविस बेस, जैसे BF3 और BBr3, और यहाँ पर मान लो OCH3 है और यहाँ पर OSiH3 का होल ट्वाइस है। अब इन दोनों में देखो BF3 क्या दिखाएगा, एक अच्छा बैक बॉन्डिंग शो करेगा, BBr3 क्या होता है, एकदम पुअर बैक बॉन्डिंग शो करता है, मतलब कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। जब ये भी बैक बॉन्डिंग और ये भी बैक बॉन्डिंग दोनों ने शो नहीं किया, इसका मतलब है कि ये दोनों ही क्या है, एक अच्छे क्या है, लेविस एसिड और लेविस बेस है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, BBr3 OCH3 टेकन थ्राइस। अब यहाँ पे ये लेविस एसिड है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा, लेविस एसिड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। पांचवी प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स।
देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो CF3 में कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ भी बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे 2p पाई होगी और यहाँ पे 2p पाई 3p पाई होगी। तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग किसमें होगा, इसमें, जिसमें ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग वो क्या होगी, अच्छा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पे स्टेबल कौन होगा, ये। वैसे यहाँ पे देखो कार्बन के पास क्या, लोन पेयर, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर, कार्बन के पास लोन पेयर, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर, लेकिन फ्लोरीन के पास एक 3d ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो कि वैकेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक अच्छा स्टेबिलिटी शो करेगा CCl3। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास लोन पेयर, लेकिन ये 2p पाई शो करेगा, ये 2p पाई 3p पाई शो करेगा। तो 2p पाई वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए क्या होगा, स्टेबल हो गया। वैसे यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये वाला क्या हो गया, ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी शो करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर है, लेकिन अब ये बताओ हमें कि फ्लोरीन जो है, अब देखो यहाँ पे भले ही वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आपको पता है कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। तो क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अब देखो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये इधर जाएगा, ये इधर गया और ये इधर आया। ठीक है, तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। इसी तरह यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2p पाई, यहाँ पे 2p पाई 3p पाई, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं कार्बीन। कार्बीन के पास क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। जैसे देखो आपको पता है कि एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, अब ट्रिपलेट कार्बीन कौन होंगे, सिंगलेट कार्बीन कौन होंगे, देखो जो बैक बॉन्डिंग शो करेगी वो क्या होगी, सिंगलेट कार्बीन, और जो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगी मतलब देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, वो क्या होगी, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन जैसे CCl2। ठीक है, CCl2 क्या होगी, सिंगलेट कार्बीन, क्योंकि
कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास 3d वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसने क्या किया, अपने लोन पेयर को क्लोरीन को दिया और बैक बॉन्डिंग हो गई। क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो गई इसलिए ये क्या हो जाएगी, सिंगलेट कार्बीन। ये क्या हो जाएगी, सिंगलेट कार्बीन। ऐसे ही ट्रिपलेट का देखो एग्जांपल, CH2। अब क्लोरीन कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर है, लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी और ये कार्बीन कैसी होगी, ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बैक बॉन्डिंग वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।